आज का अपना टॉपिक है एसिड बेस टाइट्रेशन विथ डबल इंडिकेटर। तो पहले जो देखते हैं इंडिकेटर क्या होता है, बिल्कुल बेसिक देखेंगे बिकॉज इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मैं ज़्यादातर इंडिकेटर में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा सारा फोकस रहने वाला है टाइट्रेशन के ऊपर कि कैसे इंडिकेटर यूज। तो इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर इंडिकेट करता है, इंडिकेट इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ ए टाइट्रेशन। ठीक है, और अब ये इंडिकेट करने वाला जो बात है, तो इंडिकेट कैसे करता है? तो सबसे आसानी से इंडिकेट होता है कि अगर आप कलर चेंज कर लो, ठीक है, जहां पे रिएक्शन खत्म होता है अगर वहां पे कलर चेंज हो जाए तो बहुत आसानी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना। तो इस पर्पस के लिए हम दो इंडिकेटर यूज करते हैं, फिनोप्थेलिन एंड मिथाइल ऑरेंज। अब देखो, फिनोप्थेलिन को शॉर्ट में लिखते हैं पीएच। जो फिनोप्थेलिन है और मिथाइल ऑरेंज है, दोनों ही पीएच के बेसिस पे कलर चेंज करते हैं। तो फिनोप्थेलिन अराउंड पीएच इक्वल टू 8, हम एग्जैक्टली 8 नहीं बोल रहा हूं, ये 7 और 8 के बीच का एक रेंज है। इस रेंज में, ठीक है, 7 से 8 के रेंज में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 8 के अप्रॉक्स देख लो बिकॉज कलर का इंटेंसिटी भी चेंज होता है वो पीएच के हिसाब से। तो अराउंड 8 जो फिनोप्थेलिन है ये कलर चेंज करता है पिंक टू कलरलेस। क्वेश्चन है 8 पे बोला, अब 8 नीचे से ऊपर जा रहा था, ऊपर से नीचे आ रहा, तो पिंक होगा बेसिक मीडियम में, मतलब ग्रेटर देन 8 पीएच पे ये पिंक होता है और उससे कम पीएच पे क्या होता है? कलरलेस होता है। तो इस वाले रेंज में कौन चेंज करेगा? फिनोप्थेलिन चेंज करेगा। नेक्स्ट है आपका मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो अराउंड पीएच इक्वल टू 4, ये जो होता है येलो टू रेड चेंज होता है। ठीक है, अब येलो कहां पे होगा? तो बेसिक में, और रेड कहां पे होगा? एसिडिक में। मतलब एसिडिक मीडियम में, मतलब 4 के आसपास पहुंचता है तो ये रेड हो जाता है, और 7 से ऊपर रहेगा तो ये बेसिक, मतलब बेसिक मीडियम में ये क्या रहेगा? येलो कलर का रहेगा। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 7 में ये येलो है, और यहाँ पे लेस देन 5 में ये क्या है? रेड है। तो ये फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज का कलर चेंज करने का ये रेंज है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चंस में क्या होता है, मिक्सचर आपको दिया होगा बेस का, Na2CO3, NaOH, NaHCO3, ये मिक्सचर होगा, और इस मिक्सचर के साथ आप एसिड से टाइट्रेट करते हो और साथ में आप इंडिकेटर यूज करते हो। ठीक है, अब एसिड बेस जब टाइट्रेशन होगा इन दोनों के बीच में जब टाइट्रेशन होगा तो ये इंडिकेटर हमें बताएगा कब रिएक्शन कौन सा खत्म हो रहा है। अब इसमें लॉजिक क्या यूज करना, देखो अगर सपोज किसी ने फिनोप्थेलिन यूज किया, याद रखना 8 के आसपास से कलर चेंज करता है। अब सबसे पहला रिएक्शन है NaOH। ठीक है, अब NaOH मान लेता हूं, यहाँ पे एसिड जो होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे HCl का एग्जांपल लेता हूँ। तो ये क्या बनाएगा? NaCl बनाएगा। तो अभी इसका जो pH है वो ग्रेटर देन 8 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, ग्रेटर देन 10 ही बोल सकते हैं, लेकिन ग्रेटर देन 8 मानता हूं। अभी यहाँ पे जो pH है वो 7 होगा। तो जब फिनोप्थेलिन रिएक्शन स्टार्ट होगा तो NaOH क्या बोलेगा यहाँ पे इंडिकेटर को कि अभी ये पिंक कलर का होगा, और जब रिएक्शन खत्म होगा तो ये क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर आपके पास सपोज NaHCO3 है, अब NaHCO3 का जो pH होता है 7 से 8 के रेंज में होता है, और ये अगर HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर से क्या बनेगा? NaCl बनेगा। ठीक है, मैं बाकी वाटर नहीं लिख रहा हूं। तो यहाँ भी pH 7 के आसपास ही रहेगा, तो ऑलरेडी यहाँ पे वो क्या होगा?
कलरलेस होगा 8 के नीचे, और यहाँ भी क्या रहा, कलरलेस रहा। मतलब इस रिएक्शन को फिनोप्थेलिन इंडिकेट नहीं करेगा। सो डू नॉट इंडिकेटेड बाय फिनोप्थेलिन। ठीक है। अब सपोज यहां पे अगर Na2CO3 है, अब सपोज अगर यहाँ पे अपने पास Na2CO3, अब Na2CO3 NaCO3 से ज्यादा बेसिक होता है, तो ये ग्रेटर देन 8 की रेंज में होगा। ठीक है। अभी यहाँ पे HCl यूज किया, अभी यहाँ पे फिनोप्थेलिन क्या होगा, पिंक होगा। ठीक है। तो पहले क्या बनेगा, NaHCO3 बनेगा, और फिर HCl के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, ये H2CO3 देगा, मतलब CO2 प्लस वाटर देगा। डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन 8 है, यहाँ पे 7 to 8 है, और यहाँ पे pH जो है वो लेस देन 5। ठीक है। तो यहाँ पे पिंक है, यहाँ पे कलरलेस है, और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ भी वो कलरलेस ही होगा। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये रिएक्शन इंडिकेट करेगा नहीं करेगा, फिनोप्थेलिन ये रिएक्शन इंडिकेट करेगा नहीं करेगा, तो वो उसके कलरलेस से कलरलेस या कलर चेंज हुआ नहीं तो इंडिकेट नहीं किया। और यहाँ पे इंडिकेट करेगा या नहीं करेगा, तो यहाँ पे पिंक था, पिंक से कलरलेस हुआ तो कलर चेंज हुआ, तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। मतलब इन दो रिएक्शंस को फिनोप्थेलिन जो है वो इंडिकेट करेगा, इंडिकेटेड बाय फिनोप्थेलिन। इतना पोर्शन जो है इंडिकेटेड बाय फिनोप्थेलिन। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर सपोज Na2CO3 जो है वो A इक्विवेलेंट है, NaOH B इक्विवेलेंट है, और NaHCO3 C इक्विवेलेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ध्यान रखना मैं फिनोप्थेलिन के लिए लिख रहा हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, चाहे वो जो भी एसिड हो, आप इक्विवेलेंट की जगह पे मिल इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू, अब किस किस के साथ रिएक्शन किया उसने, तो Na2CO3 के साथ किया, NaH के साथ भी किया, और NaHCO3 के साथ भी किया। लेकिन इंडिकेट किसको करेगा, बिकॉज हम तो रिएक्शन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे जब वो कलर चेंज करेगा। तो उसने किस किस रिएक्शन को इंडिकेट किया, NaOH को वाले रिएक्शन को, और Na2CO3 से यहां तक। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ ऑफ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन, हाफ क्यों किया, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखो अगर यहां से मैं यहां तक मूव करता हूं, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, एक H प्लस यहाँ पे शिफ्ट किया और एक H प्लस यहाँ शिफ्ट किया, तो एन फैक्टर 2 होगा। अगर मैं पूरे प्रोसेस को देखता हूं तो अगर मान लो यहाँ पे वो x मोल है, तो Na2CO3 से लेके H2CO3 जाने में कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा, 2x इक्विवेलेंट हो जाएगा। कहां से कहां तक जाने से, Na2CO3 से लेके H2CO3। बट अगर वो Na2CO3 से NaCO3 गया, तो इस प्रोसेस में कितना इक्विवेलेंट लगेगा, कितना इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पे n फैक्टर 1 है, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे x इक्विवेलेंट। और यहां से यहां जाने में फिर कितना लगेगा, देखो अब ये अगर 1 मोल है तो ये 1 मोल बनेगा, तो x मोल होगा तो x मोल ही बनेगा। तो यहाँ पे कितना लगेगा, x इक्विवेलेंट। अब देखो x प्लस x कितना हुआ, 2x हुआ, और यहां से यहां जाने में कितना लग रहा है, 2x लग रहा है। इसका मतलब यहां से यहां जाने में हाफ इक्विवेलेंट खत्म होगा टोटल का, और यहां से यहां जाने में फिर से अगेन हाफ खत्म होगा। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH प्लस हाफ इंटू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3। इसी लॉजिक पे आपका फिनोप्थेलिन के साथ आप इक्वेशन बनाओ। ठीक है। अब हम देखेंगे अगर मिथाइल ऑरेंज यूज करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। अब देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, मिथाइल ऑरेंज ऐड किया। ठीक है।
मिथाइल ऑरेंज हमने यूज किया। अब देखो एक बात ध्यान रखना, इंडिकेटर रिएक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता है, उसका काम केवल है पीएच के हिसाब से अपना कलर चेंज कर देना सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर से बेसिक इक्वेशन तो वही रहेगा। ठीक है, बेसिक इक्वेशन आपका चेंज नहीं होने वाला है, जो पहले था अभी भी वही रहेगा। तो अब NaOH ने रिएक्शन किया ग्रेटर देन 8 था, तो ये क्या मिलेगा हमें, येलो मिलेगा। ये हमें क्या मिलेगा, येलो मिलेगा। और जब 7 पहुंचेगा तो भी उसका कलर क्या रहेगा, येलो होगा। ठीक है, NaHCO3 यहां भी ये येलो है, NaCl पहुंचेगा तो भी ये कलर क्या रहेगा, येलो रहेगा। यहाँ पे भी ये येलो है, यहाँ भी ये येलो है। अब यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, वो रेड हो जाएगा। ये देखो, तो मिथाइल ऑरेंज कैसे यूज होता है इसके ऊपर हम इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, अगर सपोज मिथाइल ऑरेंज सेपरेट यूज हुआ है, मतलब फिनोप्थेलिन के बाद यूज नहीं हुआ, बिल्कुल सेपरेट यूज हुआ है, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, इफ मिथाइल ऑरेंज इज यूज इंडिपेंडेंटली इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट। तो अगर आप वैसा लिखते हो, if methyl orange is used in separate experiment, क्या होगा, वो आके कलर चेंज तो यहाँ पे दिखाएगा ना। अब देखो इस रिएक्शन को खत्म होने के पहले ये सारा रिएक्शन खत्म हो चुका होगा, उस केस में हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ये रिएक्शन पूरा खत्म हो चुका है, प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaCO3। ठीक है, तो ये कब हुआ, इफ मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड इन सेपरेट एक्सपेरिमेंट। अगर ऐसा होता कि मिथाइल ऑरेंज जो है वो फिनोप्थेलिन के कलर चेंज करने के बाद ऐड होता, ठीक है, ये भी केस हो सकता है, इफ मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर कलर चेंज बाय फिनोप्थेलिन। अब देखो फिनोप्थेलिन ने क्या किया था, ऑलरेडी उसने NaOH के रिएक्शन को इंडिकेट कर दिया था, मतलब ये रिएक्शन खत्म होगा, और उसने हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 को उसने खत्म कर दिया, मतलब हाफ बचा है। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, अगर ये केस हुआ कि फिनोप्थेलिन के बाद मिथाइल ऑरेंज यूज हुआ, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ये अमाउंट अलग होगा, ये अमाउंट अलग होगा, ये अमाउंट अलग होगा, ध्यान रखना, वो क्वेश्चन में डाटा पढ़ने के मैं एग्जांपल में भी बताऊंगा। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू, अब देखो क्या क्या बचा हुआ है, NaOH खत्म हो गया यहाँ पे, हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3, हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 प्लस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, ये अभी बचा हुआ है जो सेपरेट। ठीक है, तो ये इक्वेशंस आप यूज करोगे अगर आप इस कंडीशन में यूज करते हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कि कैसे ये इक्वेशंस लिखते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चंस आपके पास है कि 50 ml of a solution containing 1 gram each of Na2CO3, NaCO3 and NaOH was titrated। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखो, मैं सबका नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, या मिली इक्विवेलेंट निकाल लेता हूँ, मास बहुत कम है तो मैं मिली इक्विवेलेंट ही निकालता हूँ। सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू 1। तो क्या होता है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इंटू 1000, और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। तो Na2CO3 का n फैक्टर कितना है, 2 है, NaOH का n फैक्टर 1 है, और NaOH का n फैक्टर कितना है, 1 है।
ठीक है, तो इसका मोलर मास हो गया 106, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 53। तो ये हो गया नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इनटू 1000। वैसे ही नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaHCO3, ये आपका हो गया 1 डिवाइडेड बाई 84 इंटू 1000, एंड नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 1000। तो कुछ ये डाटा आपका आया, 18.86 मिली इक्विवेलेंट Na2CO3 हो गया, 11.9 मिली इक्विवेलेंट NaCO3 आया, और NaOH कितना आया 25 आया। ठीक है, अब क्वेश्चन ए क्या बोलता है, चलो कैसे लिखते हैं वो देखो। ओनली फिनोप्थेलिन इज यूज, तो मैंने क्या बोला था कि अगर फिनोप्थेलिन यूज होगा, ओनली पीएच इज यूज, हमें निकालना क्या है वॉल्यूम ऑफ HCl। देखो HCl का नॉर्मलिटी दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, सॉरी नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट में जा रहा है, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl दैट इज इक्वल टू 1 इंटू V इक्वल टू, अब क्या क्या जाएगा, तो NaOH जाएगा और हाफ ऑफ Na2CO3 जाएगा। ये मैंने पहले आपको फॉर्मूला बताया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25, ठीक है, NaOH का पूरा आ गया, प्लस Na2CO3 कितना है 18.86, तो उसका हाफ 18.86 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज V इज इक्वल टू दैट इज V इज इक्वल टू 34.43। ये मैं कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 34.43 ml लगेगा कब, जब ओनली फिनोप्थेलिन यूज होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या है, ओनली मिथाइल ऑरेंज इज यूज्ड एज इंडिकेटर। अब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, मतलब इसके बाद यूज नहीं करे, फ्रॉम द बिगनिंग यूज करे, तो ओनली मिथाइल ऑरेंज। मैंने क्या बोला था, मिथाइल ऑरेंज के केस में सब आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल टू 1 इंटू V इक्वल टू NaOH प्लस 18.86 प्लस 11.9, दैट इज V इज इक्वल टू 55.76 ml। ये आपका सेकंड केस है। अब थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस क्या बोल रहा है, मिथाइल ऑरेंज इज एडेड आफ्टर द फर्स्ट एंड पॉइंट विद फिनोप्थेलिन। अब फिनोप्थेलिन के बाद यूज करना है, आफ्टर पीएच। ठीक है, तो क्या लिखते हैं 1 इंटू V, ये किसका हो गया, एसिड का हो गया। अब बचा कौन कौन है फिनोप्थेलिन के बाद, देखो NaOH तो खत्म हो गया था, और Na2CO3 का भी हाफ खत्म हुआ, तो बचा क्या है 18.86 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 11.9, दैट इज इक्वल टू 21.33 ml। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, केवल फिनोप्थेलिन यूज हुआ तो NaOH आया और साथ में हाफ ऑफ Na2CO3 आया। अगर मिथाइल ऑरेंज हुआ तो सब आ गया, और अगर फिनोप्थेलिन के बाद मिथाइल ऑरेंज यूज किया तो फिर जो बचा हुआ यहाँ पे होगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखो क्वेश्चंस में लिखा हुआ है 200 ml of a solution of mixture of this and this was first titrated with phenolphthalein and this amount of HCl was required। ठीक है, आफ्टर दिस मिथाइल ऑरेंज, मतलब ध्यान रखो मिथाइल ऑरेंज यहाँ पे फिनोप्थेलिन के बाद ऐड हो रहा है, तो जो यहाँ पे बच जाएगा वो इसके साथ जाएगा। Was added and 2.5 ml of same HCl was again required। देखो यहाँ पे 2.5 लग रहा है और यहाँ पे 17 पॉइंट घट गया ना, मतलब जो बचेगा उसके लिए लगेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम ये एज्यूम कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू A एंड Na2CO3 इज इक्वल टू B। ठीक है, ये इसका मिली इक्विवेलेंट है। अब इक्वेशन लिखते हैं, तो विथ फिनोप्थेलिन क्या लिखेंगे, कितना लगा एसिड का, तो 1/10 इंटू 17.5, ये मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड है।
दूसरी तरफ कौन जाएगा, बेस जाएगा, तो बेस का मैंने क्या लिया, ए लिया, और फिनोप्थिलीन के साथ Na2 से हाफ ही जाता है तो क्या लिखेंगे, A प्लस बी बाई टू, ये पहला इक्वेशन हुआ। एंड विथ मिथाइल ऑरेंज, अब जो बच गया वो आएगा, कितना लगा, 1/10 इंटू 2.5 इक्वल टू, ए तो गायब ही हो चुका है तो बचा क्या है, केवल b/2, ठीक है, दैट इज b इज इक्वल टू 0.5। अब अगर b 0.5 आया तो हम यहां से यूज कर सकते हैं a निकालने में। सो a इज इक्वल टू 1.75 माइनस 0.5/2, 0.5/2 कितना हो जाएगा, ये 1.5, ठीक है। अब देखो यहां से अब हम वेट निकाल सकते हैं। फर्स्ट ए कौन था, NaOH, तो उसका वेट निकालते हैं। अब देखो 1.5 मिली इक्विवेलेंट है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaOH क्या लिख सकते हैं, W/E, दैट इज इक्वल टू वेट बाई 40 इक्वल टू 1.5/1000। ये मिली इक्विवेलेंट है तो उसको इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया, दैट इज वेट इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 0.06 ग्राम। ये आ गया वेट ऑफ NaOH। अब वेट कैलकुलेट करते हैं हम Na2CO3 का। सो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 इज इक्वल टू वेट। अब उसका एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, तो पहले बताया था उसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 53, दैट इज इक्वल टू 0.5/1000 and that is W is equal to, that is 0.0265 ग्राम। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस करते हैं। तो बस अगर आपने ये इक्वेशन लिख लिया ना, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर फिनोप्थिलीन ऐड करेंगे तो NaOH खत्म होगा, Na2CO3 हाफ खत्म होगा और NaHCO3 का रिएक्शन इंडिकेट नहीं होगा। और अगर फिनोप्थिलीन के बाद मिथाइल ऑरेंज यूज हुआ तो बचा हुआ मतलब हाफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 और NaHCO3 रिएक्शन में आएगा। और अगर मिथाइल ऑरेंज सेपरेट यूज किया आएगा तो सबके इक्विवेलेंट्स को कंसीडर करेगा, ठीक है। सो अगर ये कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, ताकि मैं और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूं। थैंक यू।